हेलो। हेलो मैम। Yes, गुड ma'am. इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो Good आप सब? evening, ma'am. गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम वेरी गुड। बढ़िया, चलो ठीक है। तो वील बी कंटिन्यूइंग। पिछले क्लास में हमने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था, राइट? किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज मैम प्रोटिस्टा के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, तो पिछले दिन हमने प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया था? वाज दैट क्राइजोफाइटा या डायनोफ्लैजिलेट? मैम क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइट। तो आज हम लोग डायनोफ्लैजिलेट स्टार्ट करेंगे। ओके, हेडिंग डालो डायनोफ्लैजिलेट। चलो, लेट अस बिगिन विद डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में अगर पढ़ें तो दे आर मेनली मराइन। ठीक है, मोस्टली ये खारे पानी में मिलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, मेनली मराइन। मराइन मींस खारा पानी, जिस पानी में बहुत नमक हो, लाइक सी एंड ओशन। ओके, सो दे आर मेनली मराइन। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये सरफेस ऑफ वाटर पे तैरते हुए मिल जाएंगे। दे आर फाउंड on the surface of water. They are found on the surface of water. Mainly marine, and they are found on the surface of water. Okay. आगे इसमें लिखो, depending upon the pigments present in their body. Depending upon, इनके बॉडी में अलग अलग तरह का पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का क्या काम होता है? बॉडी को कलर प्रोवाइड करना। So the pigments, depending upon the pigments in the body, they can be of different colors. They can be of different colors, such as yellow, green, blue, red, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे इनके बॉडी का कलर डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स ग्रीन होते हैं। कहाँ गया? हाँ, लिख लो। आगे लिखना, दे आर केपेबल ऑफ शोइंग फोटोसिंथेसिस। केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब खुद का खाना खुद से बना सकते हैं। केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का है, दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इनके पास सेल वॉल होता है या नहीं होता है? होता है। इनके पास सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, तो लिखो सेल वॉल। सेल वॉल is divided
cell wall is divided into plates which is made up of cellulose. Cell wall is divided into plates made up of cellulose. Cell wall is divided into plates made up of cellulose. Cellulose का बना होता है इनका cell wall. तो प्लांट लाइक सेल वॉल होता है, प्लांट में जैसे सेल्यूलोज का होता है, इनके पास भी सेल्यूलोज का ही सेल वॉल होता है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है, तो दे आर शोइंग प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हियर. ओके, दे आर शोइंग प्लांट लाइक कैरेक्टर्स. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, दे हैव टू फ्लैजेला. दे हैव, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला. फ्लैजेला पता है सभी को क्या होता है? Yes, ma'am. Okay, so they have two flagella. They have two flagella. One is transverse and the other one is longitudinal. One is transverse and the other is longitudinal. दो फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है. They show whirl-like movement. अभी मतलब समझाएंगे. They show whirl-like movement. They show whirl-like movement. Therefore called whirling whips. Whirl का मतलब होता है राउंड, सर्कुलर. ठीक है, सर्कुलर. तो whirling whip, और whip का मतलब होता है कोड़ा. कोड़ा मारना पता है ना, कोड़े जिसको बोलते हैं, कोड़ा पता है ना, समझ रहे हो ना, जिससे ऐसे करके मारते हैं. यस मैम. Yes, तो ma'am. ये जो होता है, ये फ्लैजिला जो होता है, ये इस तरह से मूव करता है. तो ऐसा लगता है जैसे किसी कोड़े को गोल गोल घुमाया जा रहा हो. ओके, सो ये जो रोटेशनल मूवमेंट शो करते हैं, इसके वजह से इनको whirling whips बोला जाता है. whirl whips नहीं, whirling whips. लेट मी मेक द करेक्शन. whirling whips बोला जाता है डायनोफ्लैजेलेट को. ऐसा लगता है जैसे इनके हाथ में कोई कोड़ा हो और वो इसे जोर जोर से घुमा रहे हो. ठीक है, मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजेलेट. मेन पिगमेंट्स जो इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, व्हाट आर द मेन पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी? मेन पिगमेंट्स में लिखो जिसकी वजह से इनको कलर मिलता है. ओके, तो मेन पिगमेंट्स जिनकी वजह से इनका कलर डिसाइड होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए. दिख नहीं रहा है. क्लोरोफिल सी, सारिका. ओके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स. ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट होता है. तो तीन तरह के पिगमेंट्स मेनली नजर आते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी विच इज सीन आल्सो इन प्लांट्स, एंड ज़ैंथोफिल भी पिगमेंट नजर आता है. इनके अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है. तो बहुत सारा कैरेक्टर्स ये प्लांट वाला शो कर रहे हैं. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. Ma'am, what will be the color of xanthophyll? Xanthophyll produces brown color. ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है xanthophyll. ओके आलोक? Yes, ma'am. And ma'am, chlorophyll B, C, sorry. Chlorophyll B is not present here. Ma'am, C.
क्लोरोफिल सी कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? ओके, क्लोरोफिल ए और सी दोनों डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीनी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. आगे बढ़े इसमें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, एग्जाम्पल्स लिखो इनका. एग्जाम्पल्स लिखो. नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका and Goniolax. Noctiluca and Goniolax. Okay, Noctiluca and Goniolax. Example लिखो. और इसमें लिखो कि दे शो बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब पता है? Ma'am, it provides colors. Yes, light, light. Yes, ma'am, light. जुगनू देखे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जुगनू के अंदर एक पर्टिकुलर कोई केमिकल होता है जो कि नाइट के टाइम में लाइट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने Ma'am, में हेल्प करता luciferin. है. बोलो. Ma'am, luciferin protein. Yes, luciferin. Thank you, Alok. Very good, very good. The substance that is present is luciferin. Luciferin. Good. तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करना मतलब नाइट लाइट प्रोड्यूस करता है. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये जो हमारे पास डायनोफ्लैजेलेट्स हैं ना, ये भी नाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो जैसे जुगनू नाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, आगे भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं. सो दे प्रोड्यूस नाइट लाइट एज वेल. हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब नाइट लाइट, जो रात को लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जुगनू. बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनसे लाइट प्रोड्यूस हो रहा हो उनको बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है. ठीक है. Is that okay? मैम, इससे उस ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट होगा मैम लाइट प्रोड्यूस करके? इससे ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट होता है? वो जो केमिकल्स इनके अंदर होते हैं ना, जैसे आप बोल रहे हो ल्यूसीफेरिन, वो इनके लिए बेनिफिशियल होता है. वो केमिकल उनके लिए बेनिफिशियल होता है. वो केमिकल इनके बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो कि बेनिफिशियल होता है. एंड नाइट लाइट विल ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन शोइंग डायरेक्शन. ठीक है, इट विल हेल्प इन शोइंग डायरेक्शन. तो नाइट लाइट का यूज होता है. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग यूज होता है नाइट लाइट का. और नाइट लाइट से इनसे ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जहां पे बहुत सारे नॉक्टिल्यूका, गोनियोलैक्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे जहां पे डायनोफ्लैजेलेट्स होंगे, बहुत सारे नाइट लाइट्स होंगे, वहां पे उस एरिया में रोशनी हो जाएगी. सो यू वोंट नीड आर्टिफिशियल लाइट. काफी रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये. ठीक है. So night light will help in showing the direction, is a mechanism of the organism to survive in the night. ठीक है. वरना मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ अडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रॉपर कंडीशन में रह पाते हैं, अपने आप को सरवाइव करवा पाते हैं. तो ल्यूसीफेरिन बस एक सर्वाइवल का मेथड होता है, ल्यूसीफेरिन का प्रेजेंस होना या फिर बायोल्यूमिनेसेंस शो करना. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. Once we are done writing it, we'll read the NCERT. NCERT से भी रीड करेंगे इसको, पर पहले लिख लेंगे. Goniolax, Goniolax, अंडरलाइन करो Goniolax को. Goniolax spreads on the surface of sea water. Goniolax spreads on the surface of sea water. Goniolax spreads on the surface of sea water
Guanylate spreads on the surface of seawater through rapid multiplication. Guanylate spreads on the surface of seawater through rapid multiplication. Due to which the sea looks red. Due to which the sea looks red and forms red tide. Due to which the sea looks red and forms red tide. एक डायग्राम दिखाते हैं यहाँ पर, रुको। Just a second, I'll show you a diagram. एक मिनट रुकना। Guanylate क्या करता है? Guanylate में रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है। रैपिड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई होते होते पूरे पानी के सरफेस पे ये फैल जाते हैं और ये एक रेड कलर्ड पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा पानी ही रेड नजर आने लगता है। ठीक है, तो Guanylate एक्चुअली दे प्रोड्यूस रेड पिगमेंट, एक रेड कलर का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी ही रेड नजर आने लगता है। And actually this red chemical that they produce, this red chemical is actually toxic. ये देख रहे हो, ये रेड नजर आ रहा है पानी। देखो ये ओशियन है और ये ओशियन कैसे ब्लू से रेड हो गया है, देख रहे हो? यस मैम। तो ये जो रेड है, ये जो पानी का सरफेस जो रेड देख रहे हो, दिस इज डाइनोफ्लैजिलेट्स एक्चुअली। ठीक है, ये जो सरफेस है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है। ओके, तो इसको रेड टाइड बोला जाता है। टाइड मतलब लहर, तो इस सरफेस को इसको रेड टाइड बोला जाता है। पिक्चर में देख रहे हो जितना भी टॉक्सिन, जितना भी रेड पिगमेंट देख रहे हो ना, ये सब डाइनोफ्लैजिलेट्स ने प्रोड्यूस किया है एंड इट इज वेरी टॉक्सिक। अगर ये पानी पी ले कोई तो दे कैन गेट सिक, दे कैन डाई इंस्टेंटली। तो ये बहुत टॉक्सिक होता है ये पानी। तो इसके लिए आगे लिखो, Guanylates are toxic. Guanylates are toxic. They secrete toxins which are known as बस टॉक्सिन का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, which are known as saxitoxin। ठीक है, saxitoxin स्पेलिंग देखो, SAXITOXIN। इस टॉक्सिन का नाम होता है saxitoxin। ओके, saxitoxin, and it can cause paralysis in humans, and it can cause paralysis कॉज कर सकता है ह्यूमंस में, डेथ कॉज कर सकता है। ये इतना खतरनाक होता है, इतना टॉक्सिक होता है। ठीक है, they can cause paralysis in humans। अब ये ह्यूमंस तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि हम लोग समुद्र का बहुत सारा मटेरियल यूज करते हैं, हम लोग समुद्री मछली खाते हैं और हम लोग पानी पीते हैं। समुद्र का तो खैर पानी नहीं पीते हैं, उसको फिल्टर करके पिया जाता है।
खारा पानी तो खैर नहीं पिया जाता है, पर ये मछली और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फूड चेन में एंटर कर जाता है, और सिंस जो लोग सी फूड खाते हैं उनके अंदर ये टॉक्सिन एंटर कर सकता है एंड इट कैन कॉज पैरालिसिस। ठीक है, इट कैन कॉज पैरालिसिस। दे ऑल्सो इफेक्ट मरीन लाइफ, मतलब फिशेस को और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट करता है। दे ऑल्सो अफेक्ट marine life. They also affect marine life. Next point में लिखो Noctiluca. Noctiluca. Noctiluca is also known as sea ghost. ये Noctiluca, Goniolax, ये सब आपके डायनोफ्लैजिलेट्स के ही एग्जाम्पल है, ठीक है, are also known as sea ghost. Sea ghost, समुद्री भूत, ठीक है, sea ghost. They are also known as sea ghost. क्यों बोलते हैं sea ghost? Because they glow in night. Because they glow in night. Because they glow in night. Since dinoflagellates show bioluminescence, since dinoflagellates show bioluminescence, they are also known as fire algae. एल्गी नहीं होता ये वैसे, पर इनको फिर भी फायर एल्गी बोला जाता है। They are also known as fire algae. ठीक है, यहां तक लिखो। मैम डन। डन, सभी का हो गया? Yes, ma'am. मैम। Okay, good. एक मिनट देना, let me see if I have any more pictures. हाँ, ये देखो। अब डायनोफ्लैजिलेट्स में लिखे हो आप लोग कि उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, राइट? डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में एक फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्स होता है, जो ट्रांसवर्स होता है, मतलब ट्रांसवर्स मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड। तो एक ट्रांसवर्स होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो एक फ्लैजिला जो होता है ट्रांसवर्स और एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो देख रहे हो, एक फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्सली जा रहा है और एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, ठीक है। तो हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स में डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द डायग्राम्स। यहां तक कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा हो किसी को? एक बार रीड कर लो, जो कुछ भी लिखे हो उसको रीड करो। In the meanwhile, I'll upload your NCERT clipping. NCERT में जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग साथ के साथ रीड कर लेंगे। तो जब जितना लिखे हो डायनोफ्लैजिलेट्स में उसको रीड करो तब तक।
कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो टर्न टू पेज नंबर 21 ऑफ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लेकर बैठे हो ना, पेज नंबर 21 ओपन करो। These organisms are mostly marine. We know that. Photosynthetic. We know that. अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड नजर आते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। सेल्यूलोज जो सेल वॉल जो होता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। वी नो दैट they have two flagella, one is longitudinal and the other one is transverse in the furrow between the cell plates। देखो सेल वॉल जो होता है ना, वो प्लेट्स के फॉर्म में होता है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो इस तरह से होता है। एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रन करता है और दूसरा फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्स रन करता है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जांपल दिया है गोनियोलैक्स। ये undergo rapid multiplication and they appear as red C types। ये हम लोग देख चुके हैं डायग्राम इसका। ये जो रेड टाइड होता है जिसमें सी रेड नजर आता है, दिस इज वेरी टॉक्सिक। इसमें एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज सैक्सीटॉक्सिन, एंड ये टॉक्सिन जो होता है ये एनिमल्स और फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इज दैट ओके? यस मैम। यही लिखा है आपके बुक में, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग इससे ज्यादा ही पढ़ चुके हैं। सो देयर इज नथिंग दैट यू डोंट नो। जितना जानना चाहिए उससे ज्यादा ही आप लोग जान रहे हो, ठीक है? सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो डायग्राम ये है, इस डायग्राम पे भी ध्यान रखना। अब एक चीज की आदत डाल लो, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में, उन सारे डायग्राम्स को आप लोगों को याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। एटलीस्ट जब तक नीट का एग्जाम है आपको नहीं भूलना है। एग्जामिनेशन में डायग्राम्स पूछा जाता है डायरेक्टली पहचानने को, लेबलिंग पूछा जाता है, तो जितने भी डायग्राम्स हैं, जब कभी भी डायग्राम्स बताएं उसको याद रखना है, पर सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम्स याद रखना है, ठीक है? आप सब सीबीएसई वाले हो या फिर कोई जैक बोर्ड का हो सकता है, तो उसमें एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स काम आएंगे आपके। एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम्स हम सिर्फ आपके समझ के लिए दिखाते हैं ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है? पर याद वही डायग्राम रखना जो कि एनसीईआरटी में आता है। ये सब डायग्राम बस आपके समझने के लिए है, ये सब देख लो, समझ लो, याद रख पाओ तो याद रखो कि ऐसा कुछ दिखता है तो रटने में आसानी होती है, इसलिए डायग्राम्स दिखाते हैं। पर एग्जाम में एनसीईआरटी का डायग्राम डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ तक मैम स्लाइड पूरा नीचे करिए ना मैम। स्लाइड नीचे करें? अच्छा पिक्चर्स मैम ले रहे नीचे हैं? मैम। अच्छा नीचे करें। मैम इसमें टू फ्लैजिला कहाँ पर है मैम? इसमें देखो एक फ्लैजिला जो है ना वो तो इस तरह से दिखाया हुआ है, पर दूसरा फ्लैजिला जो होता है ना वो ऐसे लपेटा हुआ होता है, तो वो प्रॉपरली नजर नहीं आता है। इससे पहले भी जो हम डायग्राम्स दिखाए थे उसमें भी यही था कि व्हाइट कलर का एक फ्लैजिला तो नीचे की तरफ आता दिखता है, पर दूसरा जो फ्लैजिला है वो इस तरह से लपेटा हुआ होता है, तो वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। इस डायग्राम में तो फिर भी थोड़ा विजिबल है, इसलिए हम ये डायग्राम दिखाए। पहले अगर सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाते तो एनसीईआरटी के डायग्राम में एक ही फ्लैजिला नजर आ रहा है, दूसरा नजर नहीं आ रहा है। तो इनमें एक्चुअली दो फ्लैजिला होता है। द डायग्राम इन दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी इज नॉट प्रॉपर, विच इज व्हाई आपको दूसरा फ्लैजिला नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े फिर। यस मैम। That was all about dinoflagellates। dinoflagellates खत्म हुआ हमारा वहां पर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोटिस्टा ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूग्लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो यूग्लेना। यूग्लेना को यूग्लेनॉइड्स भी बोलते हैं।
यूग्लेना यूग्लेनोइड्स एक ही बात है। सबसे पहले तो यूग्लेना की ड्राइंग देखते हैं एंड लेट्स रीड कि एनसीईआरटी में यूग्लेनोइड्स या यूग्लेना के बारे में क्या दिया हुआ है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस वन, दिस इज योर यूग्लेना। ठीक है, ये होता है यूग्लेना। यूग्लेना में फ्लैजेला नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? मैम आ रहा है। फ्लैजेला नजर आ रहा है। कितना फ्लैजेला नजर आ रहा है? मैम एक ही एक एक मैम, नजर दो आ रहा मैम। है। मैम ये नीचे भी हुआ तो है। एक, मैम एक नीचे भी है। यस एक मैम, नीचे नीचे भी है। है, राइट। दो फ्लैजेला है। दोनों फ्लैजेला सेम साइज का है या फिर एक बड़ा एक छोटा है? मैम एक बड़ा एक छोटा मैम है। बड़ा छोटा। करेक्ट। ठीक है, तो यूग्लेना क्या एनसीईआरटी में क्या दिया है? यूग्लेना मैम एक फ्रेश दिया वाटर है। होते हैं, मतलब ये मैम तालाब में मेरा मिल जाएंगे आपको, ये लेक्स में मिल जाएंगे। क्या कह रहे हो संजना? मैम मेरा बुक में मैम एक ही दिया है मैम, फ्लैजिला। अच्छा, एक ही दिया है तो दूसरा खुद से ड्रॉ कर लो। ओके ठीक है, मैम। देखो पहले के जो एनसीईआरटीज है ना, जो पुराने एडिशन वाले एनसीईआरटीज है, उनमें बहुत सारे मिस्टेक्स थे। धीरे धीरे उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जा रहा है, बहुत कुछ ऐड भी हुआ है। तो अगर किसी के बुक में एक ही फ्लैजेला दिख रहा हो, कभी कभार प्रिंटिंग प्रॉब्लम भी होता है, तो वो प्लीज दूसरा फ्लैजेला खुद से ड्रॉ कर लेना इस डायग्राम को देख के। तो मोस्टली यूग्लेना जो होता है, दे आर फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब कि खारे पानी में नहीं मिलेंगे। फ्रेश वाटर मीन्स तालाब में मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, झील में मिल जाएंगे आपको। और ये बहते हुए पानी में नहीं मिलेंगे, ये स्टैग्नेंट वाटर में, जहां पानी रुका हुआ होता है वहां पे यूग्लेना मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल जो होता है नहीं होता है। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको कि पेलिकल बोलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल के जगह पे एक प्रोटीन का लेयर होता है। इनके बॉडी का जो आउटर लेयर होता है, इसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट इज अ प्रोटीन रिच लेयर विच इज मेड अप ऑफ पेलिकल। और इसी पेलिकल के वजह से, इसी प्रोटीन रिच लेयर के वजह से यूग्लेना जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो यूग्लेना कैन इजिली मूव इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में स्ट्रेच हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा। ये दे कीप ऑन डूइंग दैट। तो their body is very flexible and the outer covering is made up of protein which is known as pellicle. Okay, they have two flagella, one flagella is short, one flagella is long. अब यूग्लेना वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि यूग्लेना क्या शो करते हैं? यूग्लेना शो बोथ ऑटोट्रोपिक नेचर एंड हेटेरोट्रोपिक नेचर। यूग्लेना के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूग्लेना के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यूग्लेना को जब सनलाइट मिलेगा तो यूग्लेना खुद का खाना बना लेंगे। यूग्लेना को जब सनलाइट मिलेगा तो ये ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं, खाना बना लेते हैं। पर जब इनके पास सनलाइट नहीं अवेलेबल है तो क्या? तो कोई बात नहीं, सनलाइट अगर एब्सेंट है तो ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो यूग्लेना के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है विच इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक, बिकॉज दे आर बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो यूग्लेना ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। और यूग्लेना में जो पिगमेंट होता है, इनमें जो पिगमेंट होता है, दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के जैसा पिगमेंट होता है। ठीक है, हायर प्लांट्स के जैसा पिगमेंट होना मतलब क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूग्लेना। अब एग्जाम्पल, यूग्लेनॉइड से एग्जाम्पल आपको सिर्फ यूग्लेना याद रखना है। ओके, ठीक है, चलो अब इस डायग्राम का हम लेबलिंग बता रहे हैं आपको।
इसको प्लीज लेबल कर लो। एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं दिया हुआ है इसका, बट आई वांट यू टू लेबल इट, तो इसका लेबलिंग कर लो, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हो, दिस इज नोन एज पेलिकल, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, पेलिकल। ओके, यहां पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट नजर आ रहा है, ये स्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। This is known as eye spot. This spot is known as eye spot. ठीक है, स्पॉट को बोलते हैं आई स्पॉट। ये जो बड़ा सा बीच में पर्पल कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। और यहां पर जो ब्लू स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज नोन एज contractile vacuole. Just give me a moment, okay? ये लिखो, I'll just be back. चलो, हो गया? यस मैम। स्टैंजनेंट वाटर मतलब? किसका मतलब? स्टैंजनेंट मैम। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। एक होता है बहता हुआ पानी, जैसे नदी में पानी बहता रहता है, एक होता है तालाब का पानी जो कि एक जगह से बह के दूसरी जगह नहीं जाता है ना। तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है? ओके ओके मैम। चलो, अब कुछ नोट्स लिखेंगे हम लोग यूग्लेनॉइड्स के बारे में। ये तो था एनसीईआरटी रीडिंग, पर हम लोग जो नोट्स लिखते हैं वो अभी नोट्स लिखेंगे। तो हेडिंग लगाओ यूग्लेनॉइड्स और उसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इनिशियली दे वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। इनिशियली दे वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। इनिशियली दे वर प्लेस्ड इन plant kingdom. Initially they were placed in plant kingdom. Due to their photosynthetic ability, due to their photosynthetic ability, initially they were placed in plant kingdom due to their photosynthetic ability. Since they do not have a cell wall, since they do not have a cell wall, they were later moved to animal kingdom. They were later moved to animal kingdom.
They were later moved to animal kingdom. पहले plant kingdom में डाला साइंटिस्ट ने क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिखाते थे लोग, फिर सेल वॉल नहीं मिला तो एनिमल किंगडम में डाल दिए, फिर बाद में पता चला कि they have ability of both animal and plants. तो जो एनिमल की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, प्लांट्स की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है. नाउ द साइंटिस्ट वर कंफ्यूज्ड, सो दे पुट इट इनटू अनदर किंगडम कॉल्ड टोटल. इनको उठा करके किस में डाल दिया गया? प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, क्योंकि इनके अंदर दोनों के वाले प्रॉपर्टीज है. प्लांट्स वाले भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इनके पास फोटोसिंथेसिस होता है, और एनिमल्स वाले भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इनके पास सेल वॉल नहीं है. ठीक है, ओके. आगे लिखो, they are photosynthetic in the presence of sunlight. They are photosynthetic. They are photosynthetic in the presence of sunlight. They are photosynthetic in the presence of sunlight. They are photosynthetic in the presence of sunlight. But when sunlight is absent, they become heterotrophs. They become heterotrophs. आगे लिखो, they have an outer covering. They have an outer covering made up of protein which is known as pellicle. Which is known as pellicle. Pellicle को अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है. pellicle, which is known as pellicle. Pellicle makes euglena flexible. Pellicle makes euglena flexible. आगे लिखो, they have two flagella. They have two flagella. एक फंक्शनल होता है, दूसरा नॉन फंक्शनल होता है. One is functional, मतलब वो मूवमेंट करवाएगा, while the other is non functional. ठीक है, आगे लिखो, euglenoids have या euglenoids have chloroplast. क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में मिलता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स का प्रॉपर्टी है, तो यूग्लेनॉइड्स में भी अगर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, उसका मतलब यूग्लेनॉइड्स प्लांट लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं. यूग्लेनॉइड्स हैव, यहां पे लिखो प्लांट लाइक. यूग्लेनॉइड्स हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लांट लाइक. यूग्लेनॉइड्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिखाए थे आपको डायग्राम में सारा कुछ हम.
तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एनिमल का प्रॉपर्टी होता है, एनिमल्स में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, किंगडम एनिमेलिया में मिलता है, ठीक है, एनिमल लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, तो बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, एक्सेस वाटर है या फिर वाटर की कमी है या फिर सॉल्ट ज्यादा है या सॉल्ट कम है, इन सब को रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, helps in osmoregulation. Helps in osmoregulation, contractile vacuole. एक और पॉइंट लिखो, they have pigments, identical to higher plants. They have pigments identical to higher plants. अब कौन कौन सा पिगमेंट होता है, लेट्स राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट्स जो जो मिलते हैं इनमें। एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है इनके पास, उसके अलावा ज़ैंथोफिल होता है इनके पास, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल सी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल सी नहीं है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और ज़ैंथोफिल है। स्टोर्ड फूड क्या होता है इनके पास, तो स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। क्या स्टार्च नहीं, स्टार्च नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग सा नाम है, जस्ट अ सेकेंड रुको, एनसीईआरटी में कुछ दिया है क्या, स्टोर्ड फूड तो नहीं दिया है ना एनसीईआरटी में? नो मैम। ठीक है, तो लिखो पैरामाइलम। पैरामाइलम स्टार्च की तरह ही होता है, बस नाम डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट अलग होता है। पैरामाइलम एंड ये लोग फैट भी स्टोर करते हैं, they store paramylum and fat. Okay. Paramylum and fat. हो जाए लिखना तो बताना। मैम कंप्लीटेड। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। गुड, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्लाइम मोल्ड्स। अभी हम प्रोटिस्टा ही पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा के बाद हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है, अभी प्रोटिस्टा ही पढ़ रहे हैं। अगला लिखो स्लाइम मोल्ड्स। ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे अलग अलग फाइलम हैं, किंगडम्स के नीचे फाइलम्स होते हैं ना, प्लांट किंगडम, प्लांट के केस में हम लोग फाइलम को डिवीजन बोलते हैं, तो ये सारे डिविजन्स हैं, ठीक है, स्लाइम मोल्ड, क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, ये सारे डिविजन्स हैं। ओके, स्लाइम मोल्ड्स, लेट्स रीड कि एनसीईआरटी में क्या दिया है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ओके, तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? मैम जो feed on dead and decaying matter. Yes, that feed on dead and decaying matter, they are known as saprophytes. तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये सैप्रोफिटिक होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे
डेड और डिकेइंग मैटर पे घूमती रहती है और ये खाते रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे रेंगते रहते हैं उनके ऊपर और खाते रहते हैं उनको। जब सूटेबल कंडीशन हो, मतलब जब टेम्परेचर सूटेबल है, ह्यूमिडिटी प्रॉपर है, तो ये जो स्लाइम मोल्स हैं ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, इस तरह से एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं स्लाइम मोल्स, जिसको कि हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम का फॉर्म होता है सूटेबल कंडीशंस में, प्लाज्मोडियम फॉर्म होता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, जब टेम्परेचर सही नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट सही नहीं है, तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, दे विल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में स्पोर्स प्रेजेंट होता है। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज के एक्चुअली टिप पे स्पोर प्रेजेंट होता है, आई एम सॉरी, इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होता है, टिप पे ऐसे स्पोर्स प्रेजेंट होता है। और ये स्पोर्स जब जमीन पर गिरते हैं तो ये जर्मिनेट करके, जमीन पर गिरेंगे, ये जर्मिनेट करके न्यू स्लाइम मोल्ड बना देंगे। ये जब जमीन पर गिरते हैं तो ये जर्मिनेट करेंगे, क्योंकि सॉइल में तो अगर वाटर इनको मिल जाएगा तो ये जर्मिनेट करके न्यू स्लाइम मोल्ड बना देंगे। अब ये जो स्पोर्स है ना, ये जो स्पोर्स आप देख रहे हो, इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होता है, ट्रू वॉल होता है इन स्पोर्स के पास। और ये जो वॉल होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल होता है, रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन, ये किसी भी कंडीशन में ये बहुत साल तक सरवाइव कर सकते हैं। ये अगर जमीन पर भी गिर जाए या ये ऐसे भी अगर कहीं पे प्रेजेंट हो, तो ये इनका सेल वॉल, इनका जो वॉल है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये बहुत साल तक ये प्रेजेंट रह सकता है, बहुत साल तक जिंदा रह सकता है स्पोर। कभी भी इनको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा तो ये दोबारा ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, इन स्पोर का डिस्पर्शन कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। इन स्पोर का डिस्पर्शन जो है एयर करंट के थ्रू होता है, ठीक है। ओके मैम अंडर सुटेबल कंडीशन वाला लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। देखो, अंडर सूटेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, सूटेबल कंडीशन बता रहे रखो, जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन देखे थे बैक्टीरिया में भी कि सूटेबल कंडीशन है, मतलब अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, जिस टेम्परेचर में वो सर्वाइव करता है, अगर वही टेम्परेचर है, वही पीएच है, वही जितना ह्यूमिडिटी चाहिए उतना ह्यूमिडिटी मिल रहा है, मॉइस्चर कंटेंट उतना मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन मतलब ये अपने बॉडी को इस तरह से फैला देते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी जो फैल गया इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये बहुत बहुत दूर दूर तक ये फैल जाते हैं, दे कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब दूर दूर तक देखोगे ये फैल जाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, जब इनको ऐसा लगेगा कि ये मरने वाले हैं, तो उससे पहले, ये मरने से पहले दे विल ट्राई टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम के थ्रू रिप्रोड्यूस कर, प्लाज्मोडियम के थ्रू ग्रो कर लेंगे, पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, जब इनको लगेगा कि टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, दे कैन डाई, तो ये अपने सरफेस पे स्पोर प्रोड्यूस करने लगेंगे, ठीक है। ये जो स्पोर है, these spore will grow, these spore will germinate to form new plasmodium, to form new slime moles, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जब इनको मिलेगा तो ये स्पोर्स जो है ये दोबारा ग्रो कर जाएंगे, ओके, समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बस एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स ग्रो करते हैं। ओके फाइन, आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा देते हैं। मैम एडवर्स कंडीशन मतलब? एडवर्स कंडीशन मतलब सूटेबल नहीं, जब कंडीशन सूटेबल ना हो तो उसको एडवर्स बोलते हैं।
जब ऐसा कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, ठीक है, उसको एडवर्स कंडीशन बोलते हैं। ओके, यस मैम। चलो लेट्स राइट समथिंग अबाउट स्लाइम मोल्ड्स नाउ। अब हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे। ये स्लाइम मोल्ड का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अंदर में देख रहे हो स्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्पोर्स सरफेस पे आते हैं, सरफेस से बाहर निकलेंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्लाइम। स्लाइम मोल्ड्स में लिखो, पहला पॉइंट लिखो स्लाइम मोल्ड्स में, दे आर सैप्रोफिटिक, they are saprophytic. पहला point is they are saprophytic. Second point लिखो, these organisms develop a slimy layer, develop a slimy mass, develop a slimy mass at the time of their vegetative phase. वेजिटेटिव फेज क्या होता है? वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाले फेज को बोलते हैं। तो जब ये ग्रो कर रहे होते हैं उस समय ये एक स्लाइमी मास डेवलप कर लेते हैं। स्लाइमी मतलब फिसलन वाला, एक स्लाइमी मास डेवलप कर लेते हैं ये। ओके, ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव फेज, therefore they are called slime molds. Therefore they are called slime molds. अब पता है मोल्ड्स जो टर्म है ना, ये फंजाई के लिए यूज होता है। मोल्ड्स जो टर्म है ये फंजाई के लिए यूज होता है, पर यहाँ पे तो हम लोग इनको स्लाइम मोल्ड्स बोल रहे हैं, प्रोटिस्टा को स्लाइम मोल्ड्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो दे आर फॉल्स फंजाई, मतलब असली फंजाई नहीं है ये फॉल्स फंजाई है। इनको फॉल्स फंजाई भी बोला जाता है। फंगी बोल लो, फंजाई बोल लो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वैसे फंजाई होता है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंजाई। ओके, गिव मी अ मिनट। यहां तक लिखो, दे आर कॉल्ड फॉल्स फंजाई। व्हाई आर दे कॉल्ड फॉल्स फंजाई? क्योंकि ये थोड़े बहुत कैरेक्टर्स फंजाई वाले शो करते हैं। जैसे फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं ना, वैसे ये भी सैप्रोफिटिक है, तो इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स बोल दिया गया। पर ये फंजाई नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का ये जानना जरूरी है कि ये नकली फंजाई है। दीज आर नॉट ट्रू फंजाई। ओके, these are false fungi. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अंडर सुटेबल कंडीशन under suitable condition they form an aggregation, they form an aggregation which may grow and spread over several feet, called plasmodium.
सूटेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, जब टेम्परेचर भी इनके मन मुताबिक हो, जब ह्यूमिडिटी भी इनके मन मुताबिक हो, तो दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम. They can grow and thus they are called plasmodium. During unfavorable condition, during unfavorable condition, during unfavorable condition, plasmodium forms fruiting bodies. Plasmodium forms fruiting bodies. Plasmodium forms fruiting bodies which bear spores, which bear spores at their tip. कहते कि यहाँ से पहुंच गए वहां पे. संजना, संजना, यस मैम. माइक ऑफ कर लो प्लीज. ठीक है. Which bear spores at their tip. These spores possess true wall. These spores possess true wall. ये आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है. Which makes them resistant. रेजिस्टेंट मतलब बाहर के किसी चीज से इनको असर नहीं होता उसके बाद ट्रू वॉल के होने की वजह से. Which makes them resistant and they can thus survive for many years. They can thus survive for many years. They can thus survive for many years. These spores disperse through air currents. These spores disperse through air current. एग्जाम्पल लिख लो स्लाइम मोल्ड का एक. फाइजेरम. एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये, पर आप लोग लिख लो एग्जाम्पल फाइजेरम. अंडरलाइन कर लेना, साइंटिफिक नेम है. डन. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Yes. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो. क्या बच रहा है? प्रोटोजोआ ना. नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोटोजोआ. एक मिनट बस देना, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं.
ओके, एनसीईआरटी को देखो अपने। ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉप्स। प्रोटोजोआ कभी भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। प्रोटोजोआ जब भी आप देखोगे ये हेट्रोट्रॉपिक ही होता है। या तो ये प्रेडेटर हो सकता है, इसमें हम लोग साइड में ही नोट्स बनाते जाएंगे। तो पहले पॉइंट में लिखो ऑलवेज हेट्रोट्रॉप, ऑलवेज हेट्रोट्रॉप। कॉपी में लिखो ऑलवेज हेट्रोट्रॉप्स। और ये दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स में। या तो ये प्रेडेटर होंगे, या तो ये प्रेडेटर होंगे मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खाने वाले। एक तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटोजोआ किसी को खा रहा है मतलब प्रोटोजोआ किसी बैक्टीरिया को खा सकता है या उससे छोटे किसी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। तो या तो प्रेडेटर्स होंगे या फिर पैरासाइट्स होंगे, ठीक है। या तो ये प्रेडेटर्स होते हैं या फिर ये पैरासाइट्स होते हैं। ओके, सो दे आर प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। मेनली ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। मेनली ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले एनिमल्स जो डेवलप हुए थे, एनिमल्स के सबसे पुराने रिलेटिव्स जो हैं वो प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। दे आर यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक, और इन्हीं से सारे ऑर्गेनिजम्स का धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे सबसे पहले रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे प्रोटोजोअन्स हैं। अब इनको हम 4 ग्रुप में पढ़ते हैं, ठीक है, 4 ग्रुप में पढ़ते हैं। पहला ग्रुप होता है आपका एमीबॉइड प्रोटोजोअन। एमीबॉइड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल, एमीबॉइड से पता चलता है एमीबा और एंटमीबा। तो एग्जाम्पल में लिखो एंटमीबा। एग्जाम्पल में लिखो एंटमीबा। ओके, ये मोस्टली या तो फ्रेश वाटर होते हैं, ये या तो फ्रेश वाटर होते हैं या फिर ये मराइन होते हैं या फिर ये सॉइल में रहते हैं, ठीक है। या तो फ्रेश वाटर होते हैं या फिर ये मरीन होते हैं या फिर सॉइल में रहते हैं। ओके, दे कैन मूव एंड कैप्चर देयर फूड बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, ठीक है। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। ओके, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और उनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं। अब देखो कैसे होता है। एंटमीबा कुछ ऐसा नजर आता है या अमीबा कुछ ऐसा नजर आता है, मतलब कैसा भी नजर आ सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये सारे जो पार्ट्स देख रहे हो, ये इनके सीडोपोडिया होते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, इनमें बेसिकली बस साइटोप्लाज्म ही होता है भरा हुआ, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर खाने का एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे खाने का पार्टिकल है। तो ये एंटमीबा इसको कैसे खाएगा? अब इनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, साइटोप्लाज्म का ही बना है पूरा बॉडी। तो ये जाएगा ऐसे करके और ये यहाँ पे फूड है, तो फूड को ऐसे ऐसे ये स्यूडोपोडिया अपना आगे बढ़ाएगा और फूड के चारों तरफ ये सर्कल करने लगेगा। उसके बाद फिर ये क्या है, ये फूड जो है ये स्यूडोपोडिया के अंदर चला गया, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ये फूड अंदर चला जाएगा और ये लोग फूड खा लेते हैं उसके बाद। दिस इज हाउ अ प्लाज्मोडियम, दिस इज हाउ sporozoans feed, this is how sorry not plasmodium, this is how pseudopodia वाले organisms ऐसे ही feed करते हैं, they are known as amoeboid protozoan. This is how amoeboid protozoans feed, they move or they feed मतलब खाते हैं using their pseudopodia which is known as the false feet. अगर ये मराइन होंगे, अगर ये खारे पानी में होंगे तो इनके ऊपर एक लेयर होगा सिलिका का शेल प्रेजेंट होगा अगर ये मराइन होंगे तो, ठीक है।
फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कैसे होते हैं? तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स या तो फ्री लिविंग होंगे, या तो ये किसी के ऊपर नहीं फीड करेंगे, या तो ये खुद से घूम फिर कर या तो ये खुद से घूम फिर करके खाना कलेक्ट करके खाएंगे, या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जिसका एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन का, वो है ट्राइपैनोसोमा। अब ये जो डिविजन है ना ऑर्गेनिजम्स में ऑन द बेस इनटू एमीबॉइड प्रोटोजोअन या फिर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, ये इनके लोकोमोशन के वो ऊपर बेस्ड है, ये कैसे मूव करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो एमीबॉइड प्रोटोजोअन जो है वो सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन जो है वो फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन जो है दे मूव थ्रू फ्लैजेला। तो यहाँ पे लिख लो, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन में लिख लो दे मूव थ्रू फ्लैजेला। They move through flagella. Flagellated protozoans move through flagella. Example है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा क्या कॉज करता है? तो ट्राइपैनोसोमा एक डिजीज कॉज करता है विच इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होता है, मेनली अफ्रीका में होता है। ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है इस डिजीज को। ट्राइपैनोसोमा इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन कैसे दिखेंगे? तो अगर ये प्रोटोजोअन है तो इसके अंदर फ्लैजेला होगा ऐसे। फ्लैजेला का नंबर अलग अलग हो सकता है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स कैसे होंगे? तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में ये एक्वेटिक होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। लेट अस लुक एट दिस डायग्राम हियर। एक डायग्राम बनाओ, सीलिएटेड प्रोटोजोअन में एक डायग्राम बनाओ। या फिर लेट मी सी इफ वी हैव द डायग्राम इन योर एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर डायग्राम बना लो। सीलिएटेड प्रोटोजोअन में एक डायग्राम बनाओ ऐसा। नहीं, रुको। हाँ, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन है तो छोटे छोटे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होंगे पूरे बॉडी पे। One diagram is given. हाँ, बोलो क्या कह रहे थे? हेलो Ma'am, in book, a paramecium diagram is given. इन बुक पैरामीशियम्स आर। Ma'am, its diagram is given. अच्छा, डायग्राम इज गिवन। ओके, आई कुडंट सी द डायग्राम। तो बनाओ मत फिर आप लोग। आई एम ड्राइंग इट, यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट देन। लेट मी सी। ओह यस, द डायग्राम इज गिवन। ठीक है, अच्छा। पैरामीशियम को देखो, पैरामीशियम को डायग्राम को देख करके ऐसा लग रहा है क्या कि चप्पल बना हुआ है? एनसीईआरटी के डायग्राम को देखो, ऐसा लग रहा है कि स्लीपर बना हुआ है। Yes, ma'am. Yes, तो इनको दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपर एनिमल क्यूल। स्लीपर एनिमल क्यूल, क्योंकि ये स्लीपर जैसे नजर आते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज, और बहुत छोटे एनिमल हैं इसलिए एनिमल क्यूल बोल रहे हैं। तो स्लीपर एनिमल क्यूल बोला जाता है। इनके पूरे बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होता है। द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। अब यहाँ पे एक कैविटी देख रहे हो? ये देखो, यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट है। ये जो कैविटी है ना यहाँ पे जो हम ड्रॉ किए हैं, दिस कैविटी इज नोन एज द गलेट। ठीक है, इसी के थ्रू फूड, वाटर या जो कुछ भी है वो इसी के थ्रू एंटर करता है।
ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये बाहर की तरफ खुलती है और इसी के थ्रू फूड वाटर जो कुछ भी है इसके थ्रू ही एंटर करता है। और ये जो सीलिया है ये एक साथ इस तरह से मूव करके जो कुछ भी खाना है उनको गलेट के अंदर मूव करवाता है। तो जो कुछ भी खाना प्रेजेंट होगा आसपास में वो सीलिया मूव कराते कराते गलेट के थ्रू एंटर करवाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम। ओके, एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? तो स्पोरोजोन्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट प्लाज्मोडियम इन क्लास 12। पर फिर भी जब हम एनिमल किंगडम डील करेंगे तो उस टाइम पे आई विल टेक अप दीज टॉपिक्स अगेन, एक बार फिर से पढ़ा देंगे। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? स्पोरोजोन्स आर द फोर्थ कैटेगरी। इसमें मेनली इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज आता है। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स इन्फेक्शियस होता है। मतलब अगर ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो दी स्पोर्स कैन कॉज डिजीजेस, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होता है और वो स्पोर जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो जो स्पोर है दैट स्पोर कैन कॉज मलेरिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन में लोकोमोशन कैसे हो रहा था? स्यूडोपोडिया के थ्रू। फ्लैजिलेटेड में लोकोमोशन कैसे हो रहा था? फ्लैजिला के थ्रू। सीलिएटेड में सीलिया के थ्रू। और स्पोरोजोन में कैसे होगा लोकोमोशन? लोकोमोशन नहीं होता है इनमें। स्पोरोजोन्स में नो लोकोमोटरी ऑर्गन। लिख लो अपने एनसीईआरटी में या कहीं पे कि स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन। दे आर मोस्ट नोटोरियस। क्यों? सबसे ज्यादा नोटोरियस होते हैं, सबसे ज्यादा डिजीज यही कॉज करते हैं। तो सबसे ज्यादा नोटोरियस मतलब बदनाम, तो सबसे ज्यादा नोटोरियस सबसे ज्यादा बदनाम स्पोरोजोन्स ही होते हैं बिकॉज स्पोरोजोन्स प्रोड्यूस स्पोर्स जो कि बहुत इन्फेक्शियस होते हैं एंड दे कैन कॉज सीवियर डिजीज। ओके, डू यू गेट दैट? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? तो प्रोटिस्टा में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, प्रोटिस्टा में इतना ही पढ़ना है। Okay, this is all you need to study in Protista. Next kingdom that we'll be starting will be your kingdom fungi. Kingdom fungi हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के बाद आप लोग बस किंगडम प्रोटिस्टा तक पढ़ के रखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी से भी हम लोग रीड कर चुके हैं तो एनसीईआरटी भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। So just read till here and in next class we'll be starting with fungi. Is that okay? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। कोई डाउट किसी का? नो मैम। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में वी विल स्टार्ट विद किंगडम फंजाई। एक और चीज कहना था, किंगडम फंजाई के बाद हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2 के बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत नींद आएगी, बिल्कुल परेशान हो जाओगे, लगेगा क्यों ही बायो सेलेक्ट कर लिए। तो चैप्टर 4 एनिमल किंगडम है। थोड़ा सा ज्यादा मतलब कुछ स्टूडेंट्स को एनिमल किंगडम भी नहीं पसंद होता, मोस्टली स्टूडेंट्स को एनिमल किंगडम भी नहीं पसंद होता, बहुत याद करना पड़ता है, बहुत कंप्लेंट्स आते हैं उसमें भी। बट एनिमल किंगडम एक बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा हम लोगों को वो कंप्लीट करने में। और प्लांट पढ़ने के बाद थोड़ा सा एनिमल पढ़ोगे तो थोड़ा चेंज होगा। तो आफ्टर चैप्टर 2 वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 4। ओके मैम दोनों चैप्टर में केवल याद ही करना रहता है मैम, 9 में मैम पूरा एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम इन सारे ही चैप्टर्स में यूनिट 1 जो है ना आपका, ये पूरा ही बहुत याद करने वाला है। पर एक बात का ध्यान रखना, नीट का जब एग्जाम दोगे तो मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 से। 8 से 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स होता है और 40 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मतलब 40 मार्क्स के डिफरेंस पे आपका रैंक 50-60 हजार से वेरी कर सकता है, उससे ज्यादा से। ठीक है, तो 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो कुछ भी पढ़ रहे हो
वो बहुत ध्यान से पढ़ो। और जो भी एक्स्ट्रा भी हम बता रहे हैं अभी, सारे एक्स्ट्रास जो भी हम बता रहे हैं वो सबको पढ़ा करो। स्कूल में भी जो टीचर्स बता रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसको भी पढ़ा करो। नीट में कम चांसेस है, पर स्कूल के एग्जाम्स में हेल्प करेगा, और कभी कभार नीट में बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके पास कि आप लोग एक्स्ट्रा जानकारी ले सको। ये अभी आप लोगों का फाउंडेशन चल रहा है, बस आप लोग नया नया बेस बना रहे हो, तो इस टाइम पे जो सीख लोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे। ऑलराइट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर विल कीप इट टिल हियर। ओके, अगली क्लास में थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे, किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू।